बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो पाकिस्तान में होना है। उसकी तारीख तो अभी नहीं दी गई, लेकिन उससे पहले, बहुत पहले, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान को दावत दे रहे हैं या दी है। खैर, उसका पता करेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी डेट नहीं है तो दावत तो फिर बाद में होगी कि इस डेट को होनी है कि आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे, या वर्चुअल तरीके से आप जो है शिरकत करेंगे। इसके अलावा एक मैगजीन का कवर फोटो मैंने देखा, हिंदुस्तान के एक इंग्लिश मैगजीन का। उसके ऊपर आदित्यनाथ जो सीएम है, योगी जी, यूपी के, उनकी एक तस्वीर थी एंड रेन ऑफ टेरर लिखा हुआ था इसके ऊपर। क्या है इसके पीछे, कहानी क्या है? इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और उसके लिए मुझे ज्वाइन किया बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, रोहित शर्मा जी ने। थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, आप बताइए कैसे चल रहा है? जबरदस्त। रोहित भाई, एक तो सार्क के हवाले से, मतलब अभी बहुत पहले से वावेला हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पे भी उन्होंने जिक्र किया कि हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि वो जो है वो शिरकत करें, हम दावत दे रहे हैं। मतलब कह तो नहीं रहे, कोई उनकी कॉलोनी नहीं है कि वो कह दे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दावत हमने दी हुई है, और साथ में अगर उस तरीके से अगर फिजिकल वो अपने डेलीगेशन को नहीं भिजवाना चाहते तो फिर वो वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करे। क्या खबर है आपके पास दिल्ली से कि कोई ऐसी है कहानी, या वैसे ये मतलब डोल पीट रहे हैं कुरैशी साहब जो है? पहली चीज तो लास्ट जो समिट हुई थी सार्क की शायद 2016 में हुई थी। तब से अब तक दूसरी समिट नहीं हुई, वो उड़ी अटैक के जी बाद बंद हो गई थी। जी जी। अभी हाल में भी इन्होंने सार्क की समिट में अफगानिस्तान को बुलाने की हिमाकत की थी, मतलब हिमाकत नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड, इन्होंने बुलाने के लिए रिकमेंडेशन की थी, हाँ। लेकिन किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अब वो तो बोल रहे हैं कि हम, पहली चीज तो सार्क का समिट होना किसके पास है? क्या ये पाकिस्तान के पास ही होगा? क्योंकि लास्ट समिट पाकिस्तान के पास होना था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ। कहीं ऐसा, तो अभी सार्क के सेक्रेटेरिएट ने क्या बोला इस पर, ये भी हमें नहीं पता है। जी व्यूज अलग अलग कंट्रीज, 8 कंट्रीज है भाई, आठों में से कोई भी कंट्री बताए हमें कि क्या उसका स्टैंड है। पहले तो 3-4 कंट्रीज मना कर रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देन कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अभी, आज डेट है 6th, और न्यू ईयर से 2 दिन पहले इंडिया में केसेस थे 5,000, आज 90,000। तो अगर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अमेरिका में 10 लाख केसेस, 1 मिलियन केसेस पर डे, बिल्कुल। तो अगर यूके इस में भी इसी सूरत तरह हाल है। में, तो वह यूके में भी लाखों है। इस सूरत हाल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री रिस्क करेगा कि वो किसी भी समिट में जाए। दूसरी चीज के क्या उनकी दावत पे लोग आना चाह रहे हैं? क्या दूसरे कंट्रीज एग्री कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। अभी तक इंडिया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो बुला रहे हैं, बुलाते रहे। मुझे तो नहीं लगता कि एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग सार्क समिट, बिकॉज सार्क तो डिफंक्ट ही है, जो जिसका 6 साल से कोई समिट नहीं हुई, वो डिफंक्ट ही होता है उसका। और फिर अच्छा। क्या हम उम्मीद करें? अच्छा रोहित, एक चीज और है कि हम बाकी जो इस तरह के ग्रुप्स है दुनिया के, वो ईयू का ग्रुप हो, वो आईसी का हो, या G7 G8 का हो, G20 का हो, वो लोग बैठते हैं आपस में। बेशक उनके आपस में चाइना अमेरिका के मसाइल हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, रशिया यूएस के हैं, लेकिन वो बैठते हैं। वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट? हम इस तरह क्यों है? मतलब हमें क्या, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से कोई गलती नहीं है, या पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ, या हिंदुस्तान, या जो बाकी जो भी हमारे ममालिक हैं साथ, इसमें सबका कुछ ना कुछ मसाइल है एक दूसरे के साथ। कोई गिले शिकवे नहीं, थोड़े से नहीं, काफी सारे। तो क्या हम बैठना ही खत्म कर देंगे, या तो सार्क को मतलब सिरे से खत्म कर देंगे, भाई है ही नहीं सार्क, बस कौन सा सार्क? सार्क बेसिकली है तो ऐसे ही कि इस चीज के लिए रखा हुआ है कि भाई हम लोग अपने 8 कंट्रीज आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। यस, सार्क एग्जैक्टली। के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। सार्क के लिए इंडिया ने सैटेलाइट दिया है, जिसको बांग्लादेश यूज करता है, नेपाल यूज करता है, श्रीलंका यूज करता है। इंडिया ने दिया है एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लस रिमोट सेंसिंग है। इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो सार्क कंट्रीज को हेल्प करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं एंटी टेरर पे। तो जब इंडिया का एक स्टैंड है कि हम लोग एंटी टेरर पे कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में, पुलिस आपस में एक दूसरे से बात करती रहती है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज आपस में टच में रहती हैं। लेकिन क्या सार्क का कोई समिट नहीं हो रही है बस?
बाकी तो हम लोग आपस में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन हमें दिख ही नहीं रहा है ना। जो हमारा सार्क का जो सैटेलाइट इंडिया ने दिया है उसमें भी पाकिस्तान का कोई कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं दिखा, उसके लॉन्च पे भी पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था। अब इस तरीके का कि सिर्फ सबमिट कर लीजिए और बाकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो बस ये हम देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सार्क ठीक से चल जाए और बेटर रहो, लेकिन उसके लिए बाकी सारे कंट्रीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक तालिबान और आ गया है उस साइड अफगानिस्तान में, तो एक कंट्री तो पहले ही जिसपे बाकी सारे कंट्रीज मिल करके टेरर का आरोप लगा रहे थे, एक और कंट्री जिसमें फिर टेरर का आरोप लग रहा है, और जिसकी जो हायरार्की है या टॉप एलिट है वो वही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है। तो उसमें मुझे तो चांस कम लग रहे हैं कि ये सार्क बहुत अच्छा बन पाएगा अभी बहरहाल। ठीक है, मतलब हम इसी तरह जिस तरह पहले से ये कुछ मतलब जिसे कहते हैं कि डमी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी हुई है, हम वैसे तो कहते हैं कि हम बड़े मतलब आपस में बेशक छोटे ममालिकों बड़े ममालिकों किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ बैठते हैं और अपने मसाइल को हल करते हैं, लेकिन इससे लगता ही है कि हम लोग ये कहते हैं कि हर बंदे ने अपनी ईगो बनाई हुई है। पाकिस्तान कहते हैं भाई मैं सुपर पावर हूं भाई, मैं क्या खातिर में लाऊं हिंदुस्तान को। फिर बांग्लादेश भाई हमसे अलग हुआ है, उसकी क्या हैसियत है जो हमसे अलग हुआ, हालांकि हमसे कई गुना, कई शायद मैं कहता हूं बहुत आगे हमसे, ठीक है, बहुत आगे हर चीज में, सिर्फ एक एटम बम उनके पास नहीं है। तो ये चीज हम शायद सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, ये सिर्फ नाम के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह के डमी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में और भी है, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा ये वाला लगता है हमारे, क्योंकि अपने ममालिक हैं हमारे ये वाले, तो इसमें ये हो रहा। खैर एनीवे जो भी है चलता रहेगा। ये अवाम बेचारू जो है मेरे ख्याल में ये इनकी किस्मत में यही है कि हमने कभी मिल बैठ के इनके मसाइल के ऊपर बात नहीं करनी, हमने इसी तरह की उधर उधर की एंकी पेंकी करनी है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपसे शुरू में मतलब जिस तरह इंट्रो में बोला था, आदित्य नाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पर लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? क्या आदित्य नाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो, बेशक वो सरकार के लोग हो या बाकी लोग हो, मतलब बड़ा टाइट करके रखते हैं सारा कुछ। है क्या इसके पीछे? देखिए, योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो फोटो छपी है रीन ऑफ टेरर के साथ, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे छपनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले देखें ऐसी फोटोज हमारे यहाँ छपती हैं, और योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लोग कंडेम करते हैं। जो बोला जाता है ना कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, ये फोटोग्राफ्स क्यों नहीं देखते पाकिस्तानी मीडिया को या पाकिस्तानी आईएसआई को या डीजी आईएसपीआर को या प्राइम मिनिस्टर को? सबके सब तो यही बोलते हैं कि मीडिया तो मोदी की तारीफ करता रहता है। अरे भाई, ये मीडिया भी है, ये जो दिख रहा है, जो फोटो छपी है, दुनिया को दिखनी चाहिए। अच्छा, इस पर स्टेटमेंट दे देगा पाकिस्तान, स्टेटमेंट देगा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इसे कोट करेंगे कि आपके यहाँ तो मीडिया नहीं बोला, लेकिन उसके ही 3 घंटे बाद फिर बोल रहे होंगे कि गोदी मीडिया बिका हुआ है। तो ये है। अब जहां तक बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है, और हमने देखा है एनकाउंटर्स बढ़े हैं, वो भी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ। क्राइम रेट घटा है जब से वो आए हैं। दूसरी चीज, जो दंगा करते थे, जो वायलेंस करते थे, जो के रॉयट्स करते थे, उसमें हमने पहले देखा था कि पहले रॉयट्स ज्यादा होते थे। अब जो सिचुएशन है, अब ये हमने देखा है कि नई चीज आई है। जो भी रॉयट्स करता हुआ आदमी मिले, वो सीसीटीवी से निकालते हैं, और वीडियो और जो प्रेस फोटोग्राफर्स है उनके उससे निकालते हैं फोटो, और उसी जितना नुकसान हुआ है उसी आदमी से और या उस ग्रुप ऑफ लोगों से रिकवर किया जाता है। तो हमने उसके बाद से ये रॉयट्स कम देखे हैं, रॉयट्स कम हुए। पावरफुल लीडर हैं योगी और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनके एक कोरोना के टाइम पे वो चीफ मिनिस्टर बने, तो है उनका अपना वो है, इस समय वो कांटे की टक्कर है उनके साथ, उनकी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन सामने खड़े हैं, कैंपेन जोरों पे चल रहा है। फिर भी एक फायर ब्रांड लीडर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। राम जन्मभूमि हो या दूसरे इश्यूज हो जिस पर इन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने बात को रखा, और साथ में वो उसके मूवमेंट के साथ जुड़े रहे। गोरखनाथ जो मठ है गोरखपुर में,
गोरखपुर जी। पूरा शहर ही उस मठ के नाम पे है, और ये इस मठ की फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है अक्रॉस द कंट्री, और ही इज द चीफ ऑफ दैट मठ। महंत, एक्चुअली उनका असली नाम है महंत आदित्यनाथ, नॉट योगी आदित्यनाथ। ओके। योगी ओके। आदित्यनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिछले जो महंत थे, महंत हाँ हाँ। अवैधनाथ, तो महंत एक ही हो सकता है, महंत चीफ होता है मठ का। तो उनके महंत अवैधनाथ की डेथ के बाद ये महंत बन गए, तब तक इनका नाम योगी आदित्यनाथ था, अब नहीं है। ओके। अब राइट इन्होंने राइट नाम राइट। चेंज अपना, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के नाम से ही हम्म। फेमस हो चुके हैं, तो इन्होंने अपना नाम ही महंत योगी आदित्यनाथ कर लिया है। ये राइट महंत राइट हैं। राइट। अच्छा, राइट। तो आखिर में बस एक छोटा सा, जी जी, अब बात करें। हाँ, तो ये मैसिव फैन फॉलोइंग रखते हैं, और इनकी इनकी जो फॉलोइंग है, या इनकी जो जैसे बोलते हैं कि पब्लिक में सपोर्ट है, वो वोट्स के तौर पे दिखती है, बहुत क्लियर दिखती है। राइट। अच्छा, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्यनाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आपकी सीएम से पीएम का सफर जो है, क्योंकि इससे पहले गालिबन मोदी जी भी सीएम रहे थे गालिबन गुजरात के, और वहां से मतलब डायरेक्ट दिल्ली में उन्होंने किया। तो इज इट पॉसिबल? और दूसरी चीज मुझे थोड़ी सी आप बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2 टाइम के बाद 3rd टाइम कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं? इंदिरा गांधी बनी थी, ओके। अटल जी 3 बार ओथ ली थी अटल जी ने, भले ही उनकी गवर्नमेंट एक ही चली 5 साल, लेकिन 3 बार अटल जी ने ओथ ली। इंदिरा गांधी 3 बार से ज्यादा ओथ ली उन्होंने, 3 बार को ओथ ली। नेहरू जी वॉज सम 16-17 ईयर्स, तो 3 से ओके। ज्यादा तो बन सकते हैं। दूसरी चीज ये बोला जा रहा है कि ये वो है नेक्स्ट हॉट फेवरेट है। पब्लिक हम्म। ओपिनियन कुछ ऐसी लग रही है, पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी लग रही है, बट वी डोंट नो, क्योंकि इंडिया इज अ मैजिकल कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। हम लोग कई बार ऐसे भी काम कर जाते हैं कि सीएम से पीएम, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मोरारजी देसाई रहे, जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे के, उस समय बॉम्बे हुआ करती थी, महाराष्ट्र बाद में महाराष्ट्र और गुजरात उसमें ठीक। से कट कर दी। स्टेट ऑफ चरण सिंह रहे, वो यूपी के सीएम थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जो कि यूपी के सीएम थे। फिर उसके बाद हमने देखा एचडी देवेगौड़ा जो कि कर्नाटका के सीएम थे। तो सीएम से पीएम बहुत सारे बने हैं। हो सकता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन वी डोंट नो। देवेगौड़ा को तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। और एक देवेगौड़ा के बाद जो पीएम बने थे हमारे हाँ। आई के गुजराल, वो तो मीटिंग में बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट पीएम किसको बनाया जाए, और वो सोने चले गए। रात को 2 बजे उनके दरवाजा का खटखटाया कि भैया आइए, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं कल से। तो ऐसे भी हो जाता है इंडिया में, कुछ भी हो सकता है। तो कल कौन बनेगा वी डोंट बिल्कुल नो, बट ठीक है, कौन बनेगा चॉइस ऐसी करोड़पति, लग रही कौन है। बनेगा पीएम। बिल्कुल सही है। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई एचडी आपके साथ, क्योंकि दो, जी जी, क्या? एचडी देवेगौड़ा भी ऐसे ही पीएम बने थे। वो ओके ओके राइट। एक मीटिंग रूम में घुसे डिस्कस करने के लिए कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा, जब बाहर निकले तो वही थे। तो ऐसे वही होता है पीएम थे। हमारे। ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों इश्यूज के ऊपर, क्योंकि मतलब मैंने अपने पास जो नोट्स बनाए होते हैं उसमें मैंने लिखा हुआ था, और साथ में रोहित का नाम भी लिखा हुआ था उसके, कि यार ये चीजें उसके साथ डिस्कस करनी है। तो बड़ा अच्छा लगा रोहित जी आपने ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।